शुरुआत महाराष्ट्र की खबर से करते हैं, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर शुक्रवार देर रात अमित शाह के घर एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे तक बैठक चली है। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी शामिल हुए। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित गुट में सहमति बनी है। सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजित पवार गुट 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बैठक में छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। कुछ सीटों को लेकर हालांकि पेच अभी बना हुआ है और अमित शाह के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर इसको सुलझाया जाएगा। 90% सीटों को लेकर आम सहमति बन चुकी है महायुति के बीच, लेकिन अभी ऐसी 10% कुछ सीटें हैं जिसको लेकर चर्चा होनी बाकी है और मुमकिन है कि बहुत जल्द पहली सूची भी बीजेपी जारी कर देगी महाराष्ट्र चुनावों को लेकर। और अब आपको ले चलते हैं यूपी, जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर सभी पार्टीज ने कमर कस ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बाई इलेक्शन को लेकर की मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी के बड़े नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी ने बूथ लेवल तक के प्रबंधन को लेकर के दिशा निर्देश दिए। मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई। क्षेत्र में लगातार प्रवास और लोगों के बीच चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए। 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं 13 नवंबर को। देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के सक्रिय सदस्य के तौर पर सदस्यता ली है। इस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम योगी की सक्रिय सदस्यता के साथ ही प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। और वही दिल्ली में आने वाले कुछ ही महीने के बाद चुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर शाम 5 बजे आम आदमी पार्टी की मीटिंग भी होनी है और इस मीटिंग की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सैनी का यह पहला दिल्ली दौरा है, जहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। हरियाणा में विभागों को बंटवारे को लेकर मंथन इस वक्त हो रहा है। आपको बता दें, हरियाणा में सीएम नायब सैनी समेत 14 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की इससे पहले शपथ ली थी और फिर आज का दिल्ली प्रवास, जहां पर ताबड़तोड़ बैठकें नायब सिंह सैनी की तरफ से हो रही है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मुंबई के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम मोहन मांझी और आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला में मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इन्वेस्टर्स मीट के दौरान ये मुलाकात हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और कुमार मंगलम बिरला के बीच निवेश और विकास के नए अवसरों पर चर्चा हुई। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित आईएफएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बतौर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे देश भर से आए वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि मैं कई प्रदेशों से हमारे वन विभाग के अधिकारी गण जो बतौर खिलाड़ी आए हैं, उन सभी का छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्तर का ये 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ है और इसके लिए मैं केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और पूरे विभाग को आभार देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ में आकर आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है। यहाँ पर 44% वन है और कई जलप्रपात और गुफाओं सहित अन्य अनेक यहाँ पर दर्शनीय स्थल भी हैं। इस खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे देश भर के जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, उनके साथ साथ वन विभाग के जितने भी खिलाड़ी हैं, सबसे मिलने का हमें ये मौका मिला है। तमाम बातों का जिक्र किया। और वहीं असम में घुसपैठियों के खिलाफ एक के बाद एक लगातार कार्रवाई जारी है। करीमगंज जिले में पुलिस ने एक अवैध घुसपैठी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। आपको बता दें, सीएम शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, करीमगंज जिले में एक अवैध घुसपैठिए के एक सफल पुशबैक में एक बांग्लादेशी राष्ट्रीय मोहम्मद आरिफ को पकड़ रखा हुआ है और असम पुलिस ने सीमा पार भेज दिया गया है। हमारे कर्मी पूरी तरीके से भारत बांग्लादेश सीमा पर इस तरह से घुसपैठों के प्रयासों को विफल करने की पूरे तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं, सतर्क हैं। बहराइच हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। सीएम योगी ने मामले को लेकर लखनऊ में अधिकारियों की एक बैठक ली है और इस मीटिंग में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे हैं। सीएम योगी ने बहराइच हिंसा के बाद के ताजा हालात की जानकारी ली। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए।
तो बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन की तैयारियां भी तेज हैं। बताया जा रहा है कि 5 से 10 आरोपियों पर सरकार एनआईए लगा सकती है। सरकार 5 से 10 आरोपियों के अपराध का आकलन कर रही है। आपको ये भी जानकारी दे कि 13 अक्टूबर को बहराइच में जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़की थी। इस दौरान एक शख्स की हत्या भी कर दी गई थी। और देखिए, बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने अपने एक्शन तेज कर दिए हैं। अभी तक 26 गिरफ्तारियों के बाद और गिरफ्तारियां होने की भी उम्मीद है। कुल मिलाकर 87 अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। बहराइच के जिस मोहल्ले में हिंसा हुई थी वहां पुलिस ने नोटिस भी चस्पा किया है और खबर यह है कि इन घरों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। और वही वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को करने वाली है नामांकन। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 11 सीट आरजेडी और लेफ्ट के खाते में गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। कैप्टन अजय यादव ने एक्स पर 2 और पोस्ट किए और राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा कि मैं स्वाभिमान में यकीन रखता हूं क्योंकि पद पर रहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप बिना किसी बाधा के पार्टी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। मैं 1988 में कांग्रेस में शामिल हुआ था। तब पार्टी नेताओं से उचित संवाद था जो स्वर्गीय राजीव गांधी और यहां तक कि सोनिया गांधी तक जारी रहा। लेकिन हाल ही में राहुल गांधी के इर्द गिर्द एक चापलूसों के गुट ने घेरा बना लिया, जिसके कारण वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे दूरी बना ली। कैप्टन अजय यादव ने दूसरे पोस्ट में लिखा कि कोई अपने पिता के सहयोगी का अपमान करता है, बड़े नेता का बेटा होना उसका मौलिक अधिकार नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता और जो ये दिखाने की कोशिश करता है, वो जो कहता है वो बाइबल है, वो सपनों की दुनिया में जी रहा है और उसे सबसे पुरानी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी उन्होंने बताया है। और वहीं बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की बैठक में हुए हंगामे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर कहा, बिहार की सियासत आपके बस की बात नहीं। गया में जो आपकी छोटी सी बैठक चल रही थी उसमें जो घटना घटी वो पूरे बिहार की जनता को पता चल चुकी है। जनता पर जबरदस्ती कुछ थोपा नहीं जा सकता। राजनीति में धमकी भरी भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए। ये कौन सी भाषा जिसमें आप कह रहे हैं आप दबाव नहीं बना सकते, बोलोगे तो कट जाओगे। प्रशांत किशोर जी, बिहार की राजनीति आपके बस की बात नहीं। गया में जो आपकी मीटिंग चल रही थी छोटी सी, उसमें जो दुर्घटना घटी आपको पता लग गया होगा कि ये बिहार की जनता है जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील है। आप कुछ थोपना चाहेंगे और आप क्या धमकी देने की भाषा उपयोग करते हैं कि आप मुझे आपकी संख्या की जरूरत नहीं है, आप दबाव नहीं बना सकते, बोलोगे तो गर्दन कट जाएगा। इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए अगर आप राजनीतिक जीवन में आए हैं। बिहार की जनता आपसे राजनीतिक शुचिता की अपेक्षा रखती है। इस तरह के अहंकारी वाले भाषा की अपेक्षा आपसे नहीं की जा सकती। अहंकारी का नाश सबसे पहले होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। रावण का भी नाश हुआ था। और अब बात पुंछ की। भारतीय सेना ने पुंछ के सुरनकोट सेक्टर में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आतंकवादी कनेक्शंस का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन तेज है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 6 राज्यों में दबिश दी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत 6 राज्यों में पुलिस आरोपियों को इस वक्त तलाश रही है। तो बाबा सिद्दीकी हत्या मामले की जांच में अहम खुलासा हुआ। पुलिस ने पाया कि गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के फोन से बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी की तस्वीर मिली। ये तस्वीर स्नैपचैट के माध्यम से हैंडलर द्वारा आरोपी के साथ साझा की गई थी। जांच में यह भी मालूम हुआ कि शूटर्स और साजिशकर्ता एक दूसरे को स्नैपचैट के जरिए मैसेजेस भेज रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैंडलर से मिले स्नैपचैट पर इंस्ट्रक्शन के बाद ये मैसेज डिलीट कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ कुछ इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है। 9 संदिग्धों की अभी तक अरेस्टिंग हो चुकी है। और वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर है। वजूखाने की एसआई सर्वे की मांग पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित और अब बताया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट 25 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। इस मामले में हिंदू पक्ष ने वजूखाने के एसआई सर्वे की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजूखाने को सील किया गया था। और अगली खबर है बिहार से, जहां पर जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। सारण, सीवान, गोपालगंज में जहरीली शराब 50 से ज्यादा लोगों की अब तक जान ले चुकी है। सीवान में 39, सारण में 12 और गोपालगंज में 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अभी बीमार हैं।
वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने तस्करों पर भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके बाद बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी सीवान और सारण में कैंप कर रहे हैं। सीवान में एसआईटी ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर नोएडा से है। नोएडा से एक मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें एक युवक सोसाइटी के गार्ड से मारपीट करता हुआ नजर आया है। ये वीडियो इस वक्त वायरल है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 168 स्थित पारस सीजन सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक सोसाइटी में तैनात गार्ड से भिड़ते हुए नजर आया। युवक बिना स्टिकर लगी कार को सोसाइटी के अंदर ले जा रहा था। गार्ड ने एंट्री देने से इनकार किया तो हंगामा हुआ और सोसाइटी में तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ ये मारपीट करने लगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनकी कुछ डिमांड थी। आज एक्चुअली में पेरेंट टीचर की मीटिंग थी और वो लोग स्कूल पहुंचे थे। स्कूल में कोई था नहीं रिस्पॉन्सिबल आदमी, तो वो यहाँ पे लोग आए थे। हमने अभी अपनी टीम सिटी मजिस्ट्रेट और DIO सर के साथ कुछ और अधिकारी लगाए हैं, तो सब लोग स्कूल पहुँच रहे हैं, क्योंकि कई मामले तो उन्होंने एक ज्ञापन हमें दिया है, तो उनके सारे बिंदुओं की जाँच कर लेंगे और जिसमें स्कूल प्रबंधन की गलती होगी उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। अभी सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनकी मीटिंग एक हो जाए प्रिंसिपल्स के साथ या जो भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसी की व्यवस्था में। वहीं नोएडा के एक नामी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप का मामला सामने आया। स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी ने वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के साथ मामले को छिपाने की कोशिश करने वाले क्लास टीचर और सिक्योरिटी इंचार्ज को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि क्लास टीचर और सिक्योरिटी इंचार्ज ने इस घटना पर पर्दा डालने और पेरेंट्स और अन्य लोगों से छिपाने की कोशिश की। घटना से गुस्साए अभिभावक स्कूल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ITBP के जवानों पर नक्सली हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये नक्सलियों ने ID ब्लास्ट किया, जिसमें एक जवान घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन से वापस लौट रहे जवानों पर ये ID हमला हुआ है। हरियाणा के पंचकुला में पंजाब से मोनी हिल्स जा रहे बच्चों से भरी हुई स्कूल बस खाई में पलट गई। हादसे में बस ड्राइवर के अलावा 10 से 15 बच्चों के घायल होने की जानकारी है। बच्चे स्कूल ट्रिप पर मोरनी हिल्स जा रहे थे। सभी बच्चों को मोरनी हिल्स के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर घायलों को पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित अस्पताल में रेफर कर दिया। यह हादसा कैसे हुआ, अभी तक इसकी जानकारी नहीं सामने आई है। बताया जा रहा है कि टिक्कर ताल रोड पर थल गांव के पास बस काफी तेज स्पीड से गुजर रही थी। बस ड्राइवर को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो अचानक खाई में जा गिरी। दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद फ्रैंकफर्ट के लिए उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। यह भी बताया कि दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट संख्या UK17 को सोशल मीडिया पर सुरक्षा संबंधी धमकी मिली। बम की धमकी के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और एहतियातन पायलट ने फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट की तरफ डाइवर्ट करने का फैसला किया। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड कर चुकी और इसकी जांच की गई, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद फ्लाइट करीब 2.5 घंटे बाद लंदन के लिए उड़ान भर चुकी। वहीं दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्राफ 1 की पाबंदियां भी लागू कर दी। लेकिन दिल्ली में जैसे जैसे सर्दियों का मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजधानी का प्रदूषण भी बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। एम्स एरिया में AQI 253 तो आनंद विहार में AQI 334 दर्ज किया गया, जो कि बहुत गंभीर कैटेगरी में माना जाता है। दिल्ली की यमुना नदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। नदी का पानी के ऊपर झाग ही झाग नजर आता है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में 13 और 20 तारीख को 2 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही पार्टीज ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची बनानी शुरू कर दी है। कुछ की सूची जारी भी हो चुकी है। हालांकि जेएमएम की तरफ से अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हुई, लेकिन खबर है कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की सीट लगभग तय है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से एक बार फिर चुनावी महासमर में ताल ठोकेंगे, तो वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। दोनों ही 24 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। और वहीं ईडी ने बिहार कैडर के IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व RJD विधायक गुलाब यादव को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। संजीव हंस को पटना से गिरफ्तार किया गया, जबकि यादव को एजेंसी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों को बिहार बिजली मंत्रालय में कथित टेंडर घोटाले के आरोप में अरेस्ट किया गया। 1997 बैच में IAS अधिकारी हंस बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं, जबकि यादव राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने 2015 से 2020 तक मधुबनी जिले की झंझारपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व भी किया है।
ईडी ने पीएफआई के स्वामित्व वाली 56.56 करोड़ रुपए की 35 संपत्तियां जब्त कर ली। 16 अक्टूबर 2024 को 35.43 करोड़ रुपए की 19 संपत्ति जब्त हुई, जबकि 16 अप्रैल 2024 को 21 करोड़ रुपए की 16 संपत्ति जब्त की गई। ईडी की जांच एनआईए और बाकी एजेंसीज द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें पीएफआई के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हैं। ईडी ने बताया कि विदेशों से जुटाए गए करोड़ों के फंड को अलग अलग बैंकिंग चैनल्स के साथ साथ हवाला के माध्यम से भारत भेजा जाता था, ताकि इस फंड को ट्रेस न किया जा सके। ये फंड भारत में बैठे पीएफआई के अधिकारियों और आतंकवादी तक आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पहुंचाया जाता था। खबर यूपी के महाराजगंज से, जहां पर एक बार फिर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। विभाग ने 800 बोरी चाइनीज लहसुन को जब्त कर से नष्ट कर दिया है। आपको बताते चले कि कस्टम विभाग की इस कार्रवाई से चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वाले तस्करों में हड़कंप मचा है। इससे पहले भी कस्टम विभाग ने चाइनीज लहसुन को नष्ट करने का कार्य किया है, लेकिन कभी तस्कर तो कभी स्थानीय ग्रामीण जमीन खोदकर लहसुन को चुरा लेकर जाते थे। लेकिन इस बार कस्टम विभाग ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए बुलडोजर से कुचल दिया, गड्ढा खुदवा करके इसको दफन भी कर दिया। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चाइनीज लहसुन पर लगातार प्रशासन की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि कई मरतबा ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसका असर देखने को नहीं मिलता। एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से लहसुन को नष्ट किया गया है। 800 बोरियां लहसुन, और वहां पर खबर ये है कि दरअसल जब भी प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई होती है, तो उसके बाद जो ग्रामीण है वो कोई ना कोई तरकीब निकाल लेते हैं। एक बार फिर से पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये एक्शन लिया गया। और वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर तक रूस का दौरा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान में पीएम मोदी ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और रूस के शहर कजान में बुलाए गए नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। हिजबुल्लाह ने लेबनान पर, इजराइल पर आपको बता दें ड्रोन से अटैक किया है। जानकारी के अनुसार इस हमले में हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की। इजराइल सरकार ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के घर की ओर एक ड्रोन लॉन्च किया गया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इजराइल सरकार ने कहा कि इजराइल में सायरन बजने लगे, जिसमें लेबनान से आने वाली गोलीबारी की चेतावनी दी गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कैसरिया स्थित घर की ओर से एक ड्रोन लॉन्च किया गया था। प्रवक्ता ने एक बयान में यह भी कहा कि हमले के समय ना तो नेतन्याहू और ना ही उनकी पत्नी घर पर थे और कोई भी हताहत नहीं हुआ है।